हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कवर करेंगे जो कि समसामयिक घटना चक्र से लिया गया है और ये तथ्यात्मक नोट्स हैं। इसमें हर टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है, तो इससे आपका 80% पर्यावरण जो है वो कवर हो जाएगा। और वीडियो में लास्ट में इसका विविध भी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संसाधन यानी NEERI महाराष्ट्र के राज्य नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में। NEERI भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है। स्थलीय पौधे इसे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। हरे पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय इस गैस को ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसको पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इस संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जो है 1935 में A.G. टॉन्सली द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। पारिस्थितिकी निश्चित शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास माइक्रो हैबिटेट्स कहा था। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और अणु जीव शामिल हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। वन, तालाब तथा झील जो है ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा और खेत जो है ये मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा होता है जलीय यानी सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, 71% भाग पर। अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनता इसके गौण कारणों में है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन ही उत्तरदायी है।
खाद्य श्रृंखला विभिन्न घटकों का सही क्रम ये है: घास जो कि उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीय उपभोक्ता और सर्प तृतीय उपभोक्ता। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है: डाइटम जो कि स्वपोषी है, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता है और हेरिंग जो है ये मांसाहारी उपभोक्ता है। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिससे जैविक रूप से नष्ट किया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम और द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता के नाश का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, वन क्षेत्र वनों की सघनता कम होना, औद्योगिकीकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि है। डुगोंग जो है ये एक विशाल समुद्री स्तनधारी है, लार्ज मैराइन मैमल, जो कि विलोपन के कगार पर है। डुगोंग कक्ष का रन भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती है। सिंगपुच्छी वानर दक्षिण भारत स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। सिंगपुच्छी वानर, ये वानर जो है ये तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों चोटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। केरल स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो है पाई जाती है, केरल स्थित शांत घाटी में, और इसकी अवस्थिति 11 डिग्री 3 मिनट से 11 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 मिनट से 76 डिग्री 35 मिनट पूर्वीय देशांतरों के मध्य मिलती है। ये पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा होता है। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण नम भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत में 37 स्थल शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस उस ग्रह उपग्रह को वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी इसी प्रकार की गैस हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसें ये हैं: जलवाष्प जो कि 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन गैस 4 से 9% और ओजोन 3 से 7%। कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस हैं, परंतु इनका योगदान उपर्युक्त गैसों की अपेक्षा कम है। वर्तमान में 2019 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन। विश्व के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का चीन। इस संदर्भ में अमेरिका जो है वो दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत तीसरे स्थान पर तथा रूसी संघ चौथे स्थान पर है। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र, जलीय मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। मीथेन यानी CH4 गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। बायोगैस जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु भी इसके स्रोत हैं। यह एक हरित गृह गैस है जो कि वायु प्रदूषक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैस हैं CFC, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211, 1211 और 1301 इत्यादि। CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर के साथ साथ प्लास्टिक, फोम, एयर कंडीशनर्स,
विमान प्रणोदक आदि में भी किया जाता है CFC का प्रयोग। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर होता है, ओजोन छिद्र का निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक है वन्य एवं वन्य जीव। राष्ट्रीय वन्य नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने की आवश्यक है ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बनाया जा सके। 33% भाग। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह निर्धारण 2/3 है ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। नेक्स्ट टॉपिक है अभयारण्य या जैवमंडल रिजर्व। बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुवेस ने किया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग A.G. टॉन्सले ने किया था और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर टास्क फोर्स यानी MAB ने वर्ष 1974 में प्रारंभ किया था। बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क यूनेस्को को वर्ष 1976 में लॉन्च किया गया। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दास मैन ने 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में किया था। रेमंड एफ दासमैन। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम W.G. रॉसेन ने प्रयोग किया। बाघ प्रजाति के विलुप्ति प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास जो है वो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात निर्मित तेलंगाना राज्य में इस रिजर्व के भाग को अमराबाद टाइगर रिजर्व बैंक में जाना जाता है। अमराबाद टाइगर रिजर्व बैंक के रूप में भी इसको जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान 1975 गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक शेर। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान 1981, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था, ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित स्थानों यानी बायोस्फीयर रिजर्व्स को सूचीबद्ध किया जा चुका है और ये कुछ 18 जैवमंडल इस प्रकार से हैं। पहला है अचानक कुमार अमरकंटक, दूसरा है अगस्त्य मलाई, तीसरा है दिहांग दिबाक, चौथा है डिब्रू सैखोवा, पांचवा है ग्रेट निकोबार, छठवा है मन्नार की खाड़ी, सातवां है कंचनजंगा, आठवां है मानस, नौवां है नंदा देवी, 10वां है नीलगिरी, 11वां है नोक्रेक, 12वां है पंचमढ़ी, 13वां है सिमिलीपाल, 14 है सुंदरबन, 15 है कक्ष, 16 है शीत रेगिस्तान और 17वां है शेषाचलम पहाड़ियाँ और 18वां पन्ना है। ये कुल 18 जैवमंडल हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर ये नाम रखा गया है। भारत में कुल 50 संरक्षित उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, जो कि इस प्रकार हैं और ये टाइगर रिजर्व है और इनके ये राज्य हैं। तो कुछ इस प्रकार से हैं, इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बांदीपुर रिजर्व बैंक जो है टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में है। कॉर्बेट अमनगढ़ बफर जोन कॉर्बेट अमनगढ़ बफर जोन कॉर्बेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। तीसरा कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में है। मानस असम में है। मेलघाट महाराष्ट्र में है। पलामू झारखंड।
रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, पेरियार केरल में है, सरिस्का राजस्थान में, बुक्सा पश्चिम बंगाल, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ये पूरे 15 हैं। 16वां है कालकाड मुंडनथुरई, ये तमिलनाडु में है। कालकाड मुंडनथुरई ये तमिलनाडु में है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में है। पेंच जो है वो मध्य प्रदेश में है। तडोबा अंधेरी महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। दंपा मिजोरम में है। भद्रा जो है वो कर्नाटक में है। पेंच महाराष्ट्र में है। पाके अरुणाचल प्रदेश में है। नमेरी असम में है। सतपुड़ा जो है वो मध्य प्रदेश में है। और अनामलाई जो है वो तमिलनाडु में है। और उदंती राष्ट्रीय उद्यान जो है, उदंती सीता नदी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। सतकोशिया जो है वो ओडिशा में है। काजीरंगा असम में है। अचना कुमार जो है वो छत्तीसगढ़ में है। डंडेली अंसी कर्नाटक में है। संजय डुबरी मध्य प्रदेश में है। मुड्डुमलाई जो है वो तमिलनाडु में है। और नागरहोल कर्नाटक में है। पराम्बिकुलम केरल में है। सह्याद्री महाराष्ट्र में है। बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल जो है वो कर्नाटक में है। और कावल जो है वो तेलंगाना में है। 41वां जो है सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। मुकंदरा हिल्स राजस्थान में। नवगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अमराबाद तेलंगाना में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। बोर महाराष्ट्र। राजाजी उत्तराखंड। ओरंग असम। और कमलांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग अरुणाचल प्रदेश में। ये पूरे 50 उद्यान है। सर्वप्रथम समुद्री सैंक्चुअरी कक्ष की खाड़ी में स्थापित की गई है, जिसमें डॉल्फिन, मोलस्का, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क केरल में पाई जाती है। यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं जिन्हें कि नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ओल्ड फेथफुल गीजर तथा ग्रैंड कैनियन यानी येलोस्टोन नदी का इसी नेशनल पार्क में स्थित है। बुंदला जैव रिजर्व श्रीलंका के दक्षिण पूर्वीय तट पर स्थित है। बुंदला जैव रिजर्व श्रीलंका के दक्षिण पूर्वीय तट पर स्थित है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टोइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टोइक तकनीक के द्वारा भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा जो है ये सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। 5 मौसमों का बाग जो है ये महरौली के समीप स्थित है। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत फरवरी 1992 में की गई थी। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत जो है वो फरवरी 1992 में की गई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ में स्थित है। पेरियार गेम अभयारण्य जो है अभयारण्य ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभयारण्य तमिलनाडु का पक्षी विहार कारीकिली में अवस्थित है। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान 1988 कर्नाटक में अवस्थित है।
फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास जो है वो राजस्थान में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है वो बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है टाइगर दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन, प्रदूषण। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विभक्त कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण ये हैं: घरेलू अपशिष्ट, कचरा, मूत्र तथा मल वाहित मल आदि। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले जो धुएं हैं उसमें उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती है, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरोक्सी एक्सेटली नाइट्रेट आदि। द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा उत्पन्न होता है। मनुष्यों में इससे आँख, नाक, गले में जलन तथा श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पीएन यानी पेरोक्सी एक्सेटली नाइट्रेट ओजोन तथा स्मॉग इत्यादि प्रदूषक हैं, जबकि सल्फर के ऑक्साइड मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक हैं। अम्ल वर्षा वह पारिस्थितिकी है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय होता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं वर्षा के अम्लीय होने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र यानी इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो कि धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मल्फर कहलाते हैं। अफ्लाटॉक्सिन फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। अफ्लाटॉम्फी जो है ये फफूंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की इकाई है। इसका अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है, इसकी अधिकता, और इसकी सर्वाधिक मात्रा गंगा नदी में कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य पाई जाती है। सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले यानी टॉक्सिक प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण कहलाती है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड जो है, जिसको सीसा कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। धुएं के साथ विमुक्ति लेड सबसे अविषालु धातु प्रदूषक होते हैं। लेड जो है, लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि जो है वो प्रभावित होते हैं। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्गीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। सरसों के बीज आर्जीमोन जो है, आर्जीमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्तों की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसके मिलावट से ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जल संरक्षण। पेयजल को जीवाणु रहित कराने के लिए क्लोरीन गैस एवं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है।
केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में फरवरी 1985 में किया गया था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण यानी NRCA कर दिया गया। वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA का गठन 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत किया गया। अब नेक्स्ट है विविध। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोकाटाक एक सदाबहार यानी एवरग्रीन फल वृक्ष है। जापान में सर्वाधिक लोकाट का उत्पादन होता है। लोकाट ये एक सदाबहार फल वृक्ष है। भारत में मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार, कैगा और कल्पक्कम, तारापुर और ट्रॉम्बे में स्थापित है। हीलियम एक अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस है, इसलिए इसका उपयोग मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए गुब्बारों को भरने में करते हैं। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना मसूरी में दृश्यमान होती है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों में विंटर लाइन दृश्यमान होती है और ये परिघटना मध्य अक्टूबर से जनवरी तक घटित होती है। ये परिघटना शाम के समय सूर्य के अस्त होने पर दृश्यमान होती है। विंटर लाइन में पीला, लाल, नारंगी, बैंगनी एवं चमकीले लाल रंगों का सम्मिश्रण होता है। जैव आवर्धन से तात्पर्य उपरोक्त पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा बढ़ना है। तो ये हमारे विविध भी कंप्लीट हो गए और ये हमारे पूरे इन्वॉल्वमेंट थे, जो कि तथ्यात्मक नोट्स से आपका इससे 80% इन्वॉल्वमेंट कवर हो जाएगा और इसके बाद मैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी डाल दूँगी, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।